हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, इनको हम प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। नाम क्या बताया इनको मैंने? प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये क्रियात्मक समूह हैं या प्रकार्यात्मक समूह हैं, इनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी हो, वे क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया? तो यहां ध्यान रखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबल हो, वे क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाती हैं। ये तो यहां पर हमने बात की क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में। क्या बताया मैंने आपको कि इसकी किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी हो, वे ही क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, रासायनिक गुणों के लिए जो समूह उत्तरदायी हैं, वे क्रियात्मक समूह हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर किन्हीं दो यौगिकों में, किन्हीं दो कार्बनिक यौगिकों में अगर क्रियात्मक समूह समान है, फंक्शनल ग्रुप समान है, तो उनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो यहां पर आप दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि किन्हीं दो कार्बनिक यौगिकों में यदि क्रियात्मक समूह समान हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो उनके
रासायनिक गुण, तो उनके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होंगे। और मैंने बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो होंगे समान, लेकिन जो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनमें परिवर्तन, अंतर या डिफरेंस हो सकता है। अब यहां पर हम बात करेंगे विभिन्न क्रियात्मक समूह के बारे में जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होते हैं। अब यहां पर हम इस टेबल में विभिन्न क्रियात्मक समूह, उनकी संरचना और उनके नाम के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और जो बाकी की वैलेंसी है वो आप यहां पर पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो यहां मैंने बाकी वैलेंसी पूरी कर ली, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो वे यौगिक जो होते हैं वे कहलाते क्या हैं, वे कहलाते हैं एल्कीन। तो ये यौगिक क्या है, एल्कीन है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये यौगिक हैं ये बने हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, और जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता। तो यहां लगा दिया मैंने डैश। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन होंगे उनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अगला देखिए आप यहां पर, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दें आप यहां पर, द्विबंध लगा दें, और बाकी की वैलेंसी आप पूरी कर लें, किससे, हाइड्रोजन से। इस प्रकार से यहां पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन से पूरी वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई कर ली। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो यौगिक हैं ये बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। और ध्यान रखेंगे, मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन में भी कोई भी क्रियात्मक समूह प्रेजेंट नहीं होता। तो लगा दिया मैंने यहां पर डैश। और यहां ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आएगा तो ऐसे यौगिक जो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध प्रेजेंट हो वे कहलाती हैं एल्कीन। अब देखिए, मैंने यहां पर अगला लिया, मैंने यहां पे क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने यहां पर त्रिबंध लगा दिया, और यहां मान लिया मैंने बाकी की वैलेंसी आपने क्या की, पूरी कर ली यहां पर हाइड्रोजन से, या यहां पर कोई भी एल्किल समूह उपस्थित हो सकता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये जो यौगिक आप देख रहे हैं ये भी बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में अभी मैंने बताया कि कोई भी क्रियात्मक समूह प्रेजेंट नहीं होता। तो मैंने यहां पर लगा दिया डैश। और आप ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो देखिए क्या कहलाते हैं, वे यौगिक कहलाते क्या हैं, एल्काइन कहलाते हैं। यानी कहने के बाद ध्यान रखने वाली बात वो है कि एल्केन जो होंगे उनमें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन जो होंगी उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध होगा। और जो एल्काइन होंगे उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, त्रिबंध उपस्थित होगा। तो अब तक मैंने यहां पर जो तीनों प्रकार के यौगिक लिखे हैं ये तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें ध्यान रखेंगे क्रियात्मक समूह हम कंसीडर नहीं करते, इन बंधों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने यहां पर अगला ले लिया। अगला देखिए आप, यहां पर मैंने क्या किया कि कार्बन से मैंने यहां जोड़ दिया क्या, एक्स जोड़ दिया। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एक्स होता क्या है, एक्स होता है हैलोजन। ये एक्स होते कौन कौन से हैं,
जरा वो ध्यान रखें। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो एक्स हैं हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, हैलोजन है। और यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर मान लिया आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपने मान लिया H जोड़ दिया। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हैलोजन है ये भी हम क्रियात्मक समूह के रूप में कंसीडर नहीं करते, क्रियात्मक समूह के रूप में हम इसको नहीं मानते। इसको हम कंसीडर करते हैं प्रतिस्थापी समूह के रूप में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हैलोजन होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं किसके रूप में, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। और इस वर्ग के जो यौगिक होंगे जिसमें हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो बताओ क्या कहलाएंगे, उनका नाम होता है, ये कहलाते हैं एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहां पर हम अगला लेने जा रहे हैं फ्री वैलेंसी OH। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये OH समूह होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह। नाम मैंने क्या बताया आपको इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी समूह। इसको हम एल्कोहलिक समूह भी कहते हैं। अगर इसकी आप संरचना बनाएं तो ये हो जाएगी यहाँ पर फ्री वैलेंसी, ये O और ये H, और यहाँ रखेंगे आप इस वाले O के ऊपर क्या होंगे, 2 होंगे लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के ऊपर। और जिन कार्बनिक यौगिकों में ये OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको हम कहते क्या हैं, वे यौगिक ध्यान रखेंगे वे कहलाते हैं एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो, एल्कोहल। इसके बाद देखिए आप अगला हम ले रहे हैं क्रियात्मक समूह। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लगा दिया मैंने O यानी ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर आपको ध्यान, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन एटम है इसके दोनों तरफ क्या किया आपने, यहाँ पर इधर भी लगा होगा कार्बन और यहाँ पर भी लगा होगा कार्बन। इस तरह से ये जो होते हैं ध्यान रखेंगे कि जो बीच वाला O है इसकी यहाँ देखोगे आप 2 वैलेंसी है, तो ये क्या है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है। और जिसकी जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका ध्यान रखेंगे जो यौगिक का नाम होता है वो होता है ईथर। तो देखो यहाँ पर हम संरचना लिखेंगे इसकी, तो लिखी मैंने यहाँ पर, यह लगा दिया मैंने O पे मैंने बताया क्या होते हैं, O के पास होते हैं 2 लोन पेयर, यहाँ पर 1 वैलेंसी और ये इसकी 2 वैलेंसी। तो ये जो समूह आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, द्विसंयोजी ऑक्सीजन एटम कहलाएगा, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लगा होगा कोई कार्बन और यहाँ जोड़ दिया आपने कोई कार्बन। और मान लिया आपने यहाँ पर बाकी के वैलेंसी आप पूरी करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ लगा दिया मैंने H और H, और मैंने इस कार्बन के भी बाकी की वैलेंसी है वो पूरी कर दी हाइड्रोजन से, H और H। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ये यौगिक आप देख रहे हो जिसकी मैंने संरचना यहाँ बनाई है इसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है क्रियात्मक समूह के रूप में। कौन सा, ये जो आप बीच वाला देख रहे हो ये, और ये जो होता है द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जिस यौगिक में प्रेजेंट होगा वे यौगिक क्या कहलाते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं क्या, ईथर कहलाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ मैंने लगा दिया क्या, ये लिखा मैंने यहाँ पे फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O और यहाँ छोड़ दी मैंने फ्री वैलेंसी। ये ध्यान रखोगे आप यहाँ पर जो ये ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है अभी C डबल बॉन्ड O और ये 2 वैलेंसी फ्री, जो ये समूह होता है इस समूह को हम कहते क्या है, इस समूह को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं। नाम मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, इसका नाम है कार्बोनिल समूह। और जो ये कार्बोनिल समूह आप देख रहे हैं अगर इसकी दोनों में से एक वैलेंसी पर आप क्या लगा दें,
हाइड्रोजन को लगा दें तो आप देख रहे हैं दोनों जो वैलेंसी हैं संयोजकताएं हैं उनमें से एक पर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। और जब आप हाइड्रोजन को लगा देंगे तो जो ये यौगिक होगा ये तो कहलाएगा क्या, ये तो कहलाएगा एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, एल्डिहाइड। लेकिन जब आप यहां पर जो ये कार्बोनिल समूह है ये वाला, इसकी दोनों वैलेंसी पर आप क्या लगा दें, यहां पर आर लगा दें। आर क्या होता है, एल्किल समूह, जैसे CH3 मैथिल समूह, C2H5 एथिल समूह लगा देंगे तो ऐसे यौगिक जो होंगे बताओ वो क्या कहलाएंगे, वे यौगिक कहलाएंगे क्या, कीटोन कहलाएंगे। और ध्यान रखेंगे क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों में ही, इन दोनों के दोनों में ही ये ग्रुप जो है कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों ही बताओ क्या कहलाते हैं, ये दोनों के दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्री वैलेंसी और यहाँ लगा दिया CHO। यहाँ देखोगे आप एक वैलेंसी फ्री है, देखो आप यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है। कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, एक क्या लगा ऑक्सीजन, एक लगा है ऑक्सीजन। तो ये जो समूह लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको अगर आप संरचना के रूप में लिखोगे तो देखो मैंने लिखा इस प्रकार से C+O और मैंने यहाँ लगा दिया मैंने H। और जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा जो आप देख रहे हैं, तो वे यौगिक जो होंगे अभी मैंने बताया, वे यौगिक क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो एल्डिहाइड कहलाएंगे। अब हम ले रहे हैं अगला। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया, ये लिखा मैंने यहां पर CO, ये हो गया CO। और यहां मान लिया कोई लगा हुआ है कार्बन और यहां भी लगा हुआ है कोई कार्बन। अगर आप इसको संरचना के रूप में लिखें तो देखो लिखा इस प्रकार से मैंने C+O, ये तो यहां पर हो गया बीच वाला CO। अब यहां देखोगे आप इधर भी कार्बन है, लगा दिए कार्बन, आगे भी कार्बन है, लगा दिया आपने यहाँ पे कार्बन। और यहाँ पर जो कार्बन है इनकी वैलेंसी बाकी आपने पूरी किससे कर दी, हाइड्रोजन से आपने मान लिया यहाँ पर पूरी कर दी। तो ये हो गया H H H, तो ये ग्रुप तो हो गया CH3, यहाँ पर भी कर दिया आपने H H और H। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा समूह हो गया, ये यहाँ पर हो गया CH3 यानी मैथिल समूह, जिसको हम R से दर्शाते हैं। ये भी क्या हो गया यहाँ पर, ये भी यहाँ पर हो गया CH3 यानी मैथिल समूह, जिसको हम R से दर्शाते हैं। तो जो ये यौगिक होगा बताओ ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, इसको हम कहते क्या है, कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कीटोन। और जो ये ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम नाम देते क्या है, इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक समूह। अब देखिए आप अगला ग्रुप। तो मान लिया यहां पर मैंने इस बार ये ले लिया COOH ले लिया, और जो मैंने यहां पर ये लिखा है COOH, तो यहां ध्यान रखोगे कि जिन कार्बनिक यौगिकों में ये COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वे यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अगर आप संरचना लिखोगे इसकी आप, तो देखो ये हो जाएगी इस प्रकार से, फ्री वैलेंसी CO, ये हो गया O और यहाँ लगा हुआ कौन है, H। और यहाँ पर जो ये फ्री वैलेंसी है इस पर आप जोड़ देंगे क्या, R जोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो ये R होता है, R होता क्या है, R होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह होता है। अब ये होते क्या हैं, तो आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है एल्केन। तो एल्केन का जो सूत्र है क्या होता है, देखिए एल्केन का सूत्र होता है
CnH2n+2। जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है एल्केन का सामान्य सूत्र। अगर आप यहाँ पर एल्केन के सामान्य सूत्र में से आप क्या करें, एक H को यहाँ से निकाल दें। तो एक H को जब आप निकालेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो रहेगा बिल्कुल सेम Cn, यहाँ पर H ये क्या है 2n, और यहाँ जो +2 है इसकी जगह पर क्या रहेगा +1 आ जाएगा। तो जो ये आप देख रहे हो यहाँ छोड़ दी मैंने ये वैलेंसी फ्री। तो जो यहाँ पर लिखा है ये क्या होता है सूत्र? ये सूत्र होता है किसका? एल्किल ग्रुप का, एल्किल समूह का सूत्र होता है। और ध्यान रखेंगे कि एल्किल समूह जो होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं किसके द्वारा? R द्वारा उसको हम दर्शाते हैं। अब मान लिया जो एल्किल समूह हैं उनके अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें किसके? एल्किल समूह की। तो यहाँ देखो जो ये सूत्र लिखा है, अगर इस सूत्र में n का मान अगर आप 1 लें तो क्या मिलेगा आपको? C1। तो यहाँ लिखा मैंने C1 लिखो या C लिखो H। अब देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ 2 × 1 + 1 तो ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा Ca3। और जो ये समूह है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैथिल समूह, जो एक एल्किल समूह है। अगर आप यहाँ पर इस सूत्र में n का मान 2 लें तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? देखिए ये हो जाएगा C2। H क्या होगा? 2 × 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा H5, और ये वैलेंसी फ्री। और जो ये ग्रुप होगा ये बताओ क्या कहलाएगा? एथिल ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको ग्रुप मिलेंगे ये तो है मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, वो सभी के सभी क्या होंगे? एल्किल समूह होंगे, जिनको हम दर्शाते किससे हैं? R से। और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? R जोड़ दिया। R क्या है? एल्किल ग्रुप। और अभी आपको मैंने बताया कि जिन कार्बनिक यौगिकों में COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा वे जो यौगिक होते हैं वे बताओ क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम कहते हैं क्या है हिंदी में? इनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहती हैं। ये हो गया क्रियात्मक समूह कौन सा? COOH। अब देखिए मैंने अगला यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया फ्री वैलेंसी COOR ले लिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? COOR। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये ऑक्सीजन होगा उसके साथ कौन जुड़ेगा? यहाँ पर कोई R का कार्बन जुड़ेगा। तो यहाँ देखो अगर आप लिखें संरचना के रूप में तो देखिए मैं लिखा इस प्रकार से, ये तो हो गया C डबल O। यहाँ देखो आप 2 O हैं, मैंने आगे एक O और लगा दिया। O से आगे क्या लगा हुआ है? R, ये लगा दिया मैंने इस प्रकार से। और यहाँ पर फ्री वैलेंसी है तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे? R लगा दोगे। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है जो आप देख रहे हो जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप कौन सा होता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो होते हैं ये होते हैं एस्टर। क्या होता है मैंने? ये क्या कहलाते हैं? इनको हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, या इनको हम अम्ल एस्टर भी कहते हैं। अगला जो यहाँ पर हम समूह लेने जा रहे हैं वो है, यहाँ लगा दिया मैंने फ्री वैलेंसी, और ये हो गया NH2। और जो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका अगर आप संरचना बनाओगे तो देखिए आप यहाँ पर ये तो लगा दिया मैंने N, और आप देख रहे हैं यहाँ पर N से क्या लगे होंगे? यहाँ पर 2H। तो ये तो लगा दिया मैंने पहला H, यहाँ लगा दिया मैंने दूसरा H, और ध्यान रखोगे N के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन आप देख रहे हैं
इस नाइट्रोजन से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एल्किल समूह को आप जोड़ देंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और जब आप यहाँ पर एल्किल समूह को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर RNH2। और ध्यान रखेंगे आप, जिनमें ये NH2 समूह प्रेजेंट होगा, यानी ये जो होगा समूह, ये बताओ वे यौगिक क्या कहलाते हैं, एमीन, AMINE। तो ध्यान रखेंगे आप, ये क्या कहलाते हैं, ये एमीन कहलाते हैं। अब इसके बाद जो अगला जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो देखिए, मैंने यहाँ देखिए ये लिखा यहाँ पर फ्री वैलेंसी और ये हो गया SH। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो जब मैंने OH लिया था वो तो था हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहलिक ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, SH लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी संरचना जब बनाएंगे तो यहाँ पर तो लिखा है मैंने क्या, SH, और यहाँ मान लिया जहाँ जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप को लगा देंगे। और मान लिया यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप आप लगा रहे हैं, मान लिया सपोज मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया R के रूप में। और CH3 क्या होता है, मैथिल समूह होता है। और यहाँ ध्यान रखोगे जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, SH समूह प्रेजेंट होगा, वे बताओ क्या कहलाएंगे, वे THIOL, यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये कहलाएंगे क्या, थायोल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, थायोल। तो ये हो जाएगा मैथिल थायोल। अगला जो यहां पर हम लेने जा रहे हैं वो देखिए, यहां लिखा है मैंने CONH2। और जो यहां पर आप देख रहे हैं CONH2, इसकी जब आप संरचना लिखेंगे तो ये होगी यहाँ पर फ्री वैलेंसी, ये हो जाएगा CO, और जो ये N है इससे आप यहाँ पर 2H जोड़ देंगे तो ये हो गया CONH2। और यहाँ मान लिया आपने क्या किया, कोई एल्किल समूह जोड़ दिया। और आप देख रहे हैं कि जिन यौगिकों में CONH2 प्रेजेंट होते हैं वे कहलाएंगे क्या, वे कहलाते हैं एसिड, एमाइड, AMIDE, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं अम्ल, एमाइड कहते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर अगला ये ले लिया, यहां फ्री वैलेंसी ये हो गया CO, और मैंने यहां लगा दिया X। X यहां पे क्या है, ध्यान रखेंगे कि जो ये X है ये क्या है, यहां पर हेलोजन एटम है, हेलोजन परमाणु है। अगर आप इसकी संरचना को लिखेंगे तो देखिए ये होगी इस प्रकार से CO, और जो ये कार्बन है इससे आप X को जोड़ देंगे। और यहां लगा दिया मैंने क्या, R लगा दिया। और यहां ध्यान रखेंगे कि जिन कार्बनिक यौगिकों में ये COX समूह प्रेजेंट होगा वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाते हैं एसिड, हैलाइड, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, हैलाइड कहलाते हैं। अगर आप यहां पर X की जगह पर Cl लगा दोगे तो ये हो जाएगा RCOCl, और वो जो होगा वो कहलाएगा अम्ल क्लोराइड। अगला जो ग्रुप यहां पे हम ले रहे हैं ये है फ्री वैलेंसी COOCO, फ्री वैलेंसी। यहां पर जो आप देख रहे हैं इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, CO2, CO का कर दिया आपने यहाँ पे होल ट्वाइस और बाहर लगा दिया आपने O। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसको जब आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर ये फ्री वैलेंसी है, ये कार्बन है, यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड O, तो ये तो हो गया CO। अगला O आपने यहाँ लगा दिया, फिर आगे वापस क्या आ गया
CO, तो यहाँ पर भी क्या किया आपने, CO लगा दिया। और ये फ्री वैलेंसी, इसकी यहाँ पर दो वैलेंसी क्या है, फ्री है, तो आपने क्या किया, दोनों फ्री वैलेंसी पर आपने यहाँ पर R लगा दिया। अगर इस फॉर्म में आप देख रहे हैं तो ये हो गया CO, कितने हैं, होल ट्वाइज है, तो CO1 CO2, और बाहर क्या लगा O, ये हो गया बीच वाला O, और यहाँ जो दो वैलेंसी फ्री है यहाँ पर आपने लगा दिया क्या, R। और जो ये ग्रुप, जिन यौगिकों में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिन कार्बनिक यौगिकों में, वे कहलाते क्या हैं, वे कहलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या नाम देते हैं इनको हम, अम्ल एनहाइड्राइड। अब देखिए आप यहां पर मैंने नेक्स्ट ये ले लिया, फ्री वैलेंसी ये हो गया SO3 और मैंने यहां लगा दिया H, और यहां पर जो फ्री वैलेंसी है यहां मैंने क्या किया, मैथिल ग्रुप को लगा दिया, तो ये हो गया Ca3, आगे यहां लगा हुआ क्या है, SO3H लगा हुआ है। और जिन कार्बनिक यौगिकों में ये SO3H समूह प्रेजेंट होगा तो आप ध्यान रखेंगे वे कहलाते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो यहां देखो इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। और जो ये सल्फोनिक एसिड है इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। और जो यौगिक आप यहाँ देख रहे हैं ये कहलाएगा मैथिल सल्फोनिक एसिड, मैथिल सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया फ्री वैलेंसी CN ले लिया, और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसका अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे आप तो देखो ये कार्बन है और ये यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, त्रिबंध लगा दोगे। और जिन कार्बनिक यौगिकों में ये CN ग्रुप, CN समूह उपस्थित होगा तो ध्यान रखोगे वे यौगिक क्या कहलाते हैं, साइनाइड। क्या कहलाएंगे वो, साइनाइड कहलाएंगे। और यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पे आप चाहे तो क्या लगा दें, एल्किल समूह लगा दें, तो ये हो जाएगा इसका नाम एल्किल साइनाइड। लेकिन जब CN का, यहां पर आप देख रहे हैं CN ग्रुप का, तो कार्बन क्या कर रहा है, बंध बना रहे हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, इसको आप इस रूप में लिखें फ्री वैलेंसी NC, तो ये यहां पर होगा क्या, देखो ये हो जाएगा फ्री वैलेंसी, ये N है और C है, और आप देख रहे हैं अब इसका जो नाइट्रोजन है वो बंध बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक तो होगा डलॉन्ड और एक होगा यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध। और ये जो ग्रुप जिनमें होगा, जिन कार्बनिक यौगिकों में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो बताओ क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोसाइनाइड कहलाएंगे। क्या बताया मैंने, क्या कहलाएंगे, आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा देंगे। इस प्रकार आज हमने विभिन्न जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। और आप ध्यान रखेंगे कि जिन कार्बनिक यौगिकों में अगर क्रियात्मक समूह समान हैं तो उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी, उनके भौतिक गुणों में अंतर हो सकता है। धन्यवाद।